2018 में यहाँ के बुरहानपुर के 12 बच्चों को और हम दोनों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला था। पहले गगन चतुर्वेदी, हम्म। जो 2008 में मलेशिया गया और उसने वहाँ से बड़ी ट्रॉफी लाई। फिर उसके बाद में 2012 के अंदर अमूल अग्रवाल है, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। पहले कैसा था कि बच्चे पेरेंट्स से डरते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा उल्टा है, पेरेंट्स डरते बच्चे से। यूसीमास क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं जिनको मैं आपसे मिलवाने वाला हूं, उन्होंने बुरहानपुर को एक नई पहचान दी है यूसीमास के माध्यम से, जिन्होंने अपना एजुकेशन सरकारी स्कूल से किया और आज इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, जो कलेक्टर बनना चाहते थे। पर फिर ऐसा क्या हुआ, तो आइए आज हम जानते हैं उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी उनकी जुबानी। तो आइए सुधीर अग्रवाल जी और हर्षना अग्रवाल जी का विशाल ठाकुर टॉक्स पे स्वागत करते हैं। नमस्कार सर और मैडम, विशाल ठाकुर टॉक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर मुझे थोड़ा सा बताइए, अभी आपका करंट रोल या पोजीशन क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग अग्रवाल कोचिंग एकेडमी है, जो कि स्कूल कोचिंग है, क्लास 1 to 10 ओनली सीबीएसई, और यूसीमा अबाकस कोर्स की फ्रेंचाइजी है पूरे अच्छा, बुरहानपुर की। बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा अपन आपकी जर्नी की शुरुआत करते हैं, शुरुआत से। तो सर थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ बड़े हुए? यही बुरहानपुर में ही अच्छा। 1968 में मेरा बर्थ हुआ, ओके। यही बुरहानपुर में ही हुआ। अच्छा, तो सर मुझे बताएं, आप बचपन में कैसे थे, शरारती या पढ़ाकू? थोड़ा शरारती, थोड़ा पढ़ाकू। अच्छा। ऐसा कोई बहुत शरारती भी नहीं और बहुत ज़्यादा पढ़ाकू भी नहीं। अच्छा, बचपन में आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई? ये भारत प्रधान स्कूल, भारत प्रधान स्कूल, मतलब हिंदी मीडियम हिंदी स्कूल? मीडियम से। और उसके बाद में फिर सुभाष स्कूल से हायर सेकेंडरी करी, अच्छा। और फिर उसके बाद में बीएससी किया अच्छा, साइंस से। तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे बचपन में आपका सपना क्या था, क्या आप शुरू से टीचर बनना चाहते थे? नहीं नहीं, टीचर बचपन से तो नहीं, बाद में मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता था। मेरा अ, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसमें पहले प्रीलिम में हुआ, मेन में हुआ, लेकिन फिर इंटरव्यू में नहीं हुआ। एक्चुअल में वो एग्ज़ाम उस ऐसी रहती है कि पूरी एक साल में ही तीनों पास करना रहती है, अच्छा, लेकिन मार्क्स कम आने के कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब अपन ऐसा समझे कि आपका सपना कलेक्टर बनने का था, हाँ बिल्कुल। जो मतलब जनरल कैटेगरी होने के कारण 3 अटेम्प्ट। हाँ वो मतलब मेरी भी वीकनेस होगी कि मैं उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया। फिर बाद में मैंने एमएससी किया मैथ्स से, और फिर बुरहानपुर में ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग डाली। अच्छा, तो मतलब जो मैं जिसमें मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, तो सोचा बच्चे को सफलता प्राप्त करे, तो बैंक की, रेलवे की, ये पीएससी की करी। लेकिन उसमें बहुत अच्छे से सक्सेस नहीं हुआ, मतलब जितना अपन चाहते थे। मतलब जो अपन चाह रहे थे वैसे अपने को सक्सेस हाँ अचीव नहीं मतलब हो पाई। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग में उतनी सफलता नहीं मिली। चलिए बढ़िया है। तो मैडम आप बताएं, आपका बचपन कैसा था, आप बचपन में कैसे थे? मैं तो बहुत सिंसियर थी। एज यूजल। हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं घर में बड़ी भी थी, अच्छा। तो सबसे बड़ी भी हूँ और पढ़ाई में भी सिंसियर हूँ, घर में भी सारी यानी सिंसियर थी, नॉटी नहीं थी। अच्छा, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ पढ़े थे? बुरहानपुर में, अच्छा, आप भी बुरहानपुर में? बहुत अच्छी बात। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? नेहरू मॉन्टेसरी। नेहरू मोटेसरी। मतलब जहाँ स्कूलिंग हुई आप वहीं पर एज अ टीचर भी बाद में ज्वाइन किया? तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बीकॉम किया है, एलएलबी किया है, फिर बीएड किया मतलब हाईली क्वालिफाइड है। बढ़िया। शुरू से आपका एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में ही हुआ है? बहुत बढ़िया। आपने जब मतलब आपका सपना क्या था बचपन में, आप भी टीचर ही बनना चाहते थे या आपको है। कुछ नहीं, और टीचर सपना तो था? नहीं बनना चाहती थी, लेकिन बस ये था कि जस्ट कॉलेजिंग शुरू थी तभी स्कूल की प्रिंसिपल आई कि आपको आना है। हम लोग की फैमिली में ऐसा जाने नहीं देते थे, मतलब कि ऐसे सर्विसिंग वगैरह नहीं करना है, लेकिन जस्ट एज ए हॉबी ज्वाइन किया था। और अच्छा। कब एज ए हॉबी वो प्रोफेशन बन गया, फिर पार्टनर ऐसा मिला, तो फिर वही प्रोफेशन ही बन गया। बिल्कुल।
मतलब आफ्टर स्कूल आपने पढ़ाना चालू कर दिया था स्कूल में? हाँ, वाइल कॉलेज में थी तभी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मतलब पैरेलल आपने आपकी पढ़ाई भी करी और साथ में अपने हाँ, स्कूल में एज अ टीचर स्कूलिंग भी पढ़ाया? साथ में, ट्यूशंस भी, बहुत बच्चे आते थे। अच्छा, घर पे ट्यूशन भी लेते थे? हाँ, बहुत बढ़िया। और आपकी ऐसी कोई चीज़ बचपन में आपने कभी कोई शरारत की हो जो आपको याद हो, जो बताना चाहें? नहीं। मतलब आपने कभी कोई शरारत नहीं की? बहुत बढ़िया। आप एज अ टीचर, मतलब आफ्टर मैरिज आप लोगों ने साथ में कोचिंग शुरू की या किस तरह से? कोचिंग तो मैं पहले से करती थी आप पहले से करते थे? और सर भी करते थे पहले, बट आफ्टर ऐसा हुआ कि स्कूलिंग कोचिंग हमने बाद में स्टार्ट करी आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज? एक्चुअल में मैं तो पहले से ही कोचिंग लेता था, मैं लेता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और हर्षना लेती थी स्कूल की। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग में इतनी सक्सेस नहीं मिली। फिर शादी के बाद में फिर हम दोनों ने स्कूल कोचिंग स्टार्ट करी, और उस समय मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी चालू थी। अच्छा, जब तो भी चालू किया हाँ, आपने? वो मैं एग्जाम भी दे रहा था, क्योंकि वो आईएएस वगैरह का पैटर्न लंबा रहता है ना, पूरा बिल्कुल 1 साल 2 साल ऐसा चलता रहता है वो। बिल्कुल। और हमने कोचिंग शुरू करी, स्कूल कोचिंग, सिर्फ 2 बच्चों से, अच्छा, 1997 में। 1987 में? फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी मेहनत, कमिटमेंट, और बच्चों का और पेरेंट्स का पॉजिटिव एटीट्यूड, इन सब से धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, रिजल्ट अच्छे आते गए। और एक समय ऐसा आया कि फिर हमारे पास में 100+ बच्चे होने लग गए। जैसे आज के समय में लगभग हमारे पास में 170-180 बच्चे रहते हैं कोचिंग के, बहुत स्कूल बढ़िया। कोचिंग के। बढ़िया। हम मतलब सिर्फ कोचिंग पे ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाने का काम करना है, उनको जो एटमॉस्फियर है, समझ लो कि अच्छे नागरिक बनना है, घर में अच्छा बच्चा बनना है, ऐसी सारी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। यानी संस्कारवान भी बनाना है बच्चों को, मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं बिहेवियर करना वगैरह है। सारी हाँ, चीजें आप बिहेवियर उनके। अच्छा करना है अपने को, हम्म, इस टाइप से। और बच्चे का अच्छा कैरेक्टर बिल्ड हो सके, हाँ, ये सारी चीजें आप क्योंकि ये भी उनको। बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चे भी अच्छे मिले, और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए बच्चों ने। जैसे मैं गुड। कुछ बच्चों के नाम लूंगा तो 2010 में प्रशंसा गुप्ता है, हम्म। उसने पूरे 10 सीबीएसई के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करी, पूरे 10 ग्रेडिंग पॉइंट लाए थे उसने। गुड, और अभी वेरी आज गुड। वो फॉरेन में है, बहुत अच्छी जगह पर है वो। अच्छा। फिर उसके बाद में 2012 के अंदर अमूल अग्रवाल है, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, और आज वो एचएसबीसी में बहुत अच्छी पोजीशन पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इन बच्चों के पेरेंट्स जब भी मिलते हैं, स्पेशली अमूल अग्रवाल के मम्मी हो पापा हो, वो बराबर बोलते हैं अपने को कि सर आप लोगों की वजह से हमारे बच्चे का इतना अच्छा फ्यूचर बना। बिल्कुल। ऐसे मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट है कि जिन्होंने अग्रवाल कोचिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई करी, और आज अच्छी पोजीशन पर है, अच्छा फ्यूचर बनाया, और एक अच्छे नागरिक भी है वो लोग। बहुत बढ़िया। जैसे मैं और कुछ नाम लूँ, दर्शन कविश्वर है, श्रुचि कापड़िया है, पार्थ कापड़िया है ना। कई तो पुराने बच्चों के नाम भी याद नहीं है, सही है। दिमाग से निकल जाते हैं ऐसे। बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया ना कि अभी कोचिंग पे मैंने बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जब भी मिलेंगे तो वो हमेशा एक थैंक्स तो बोलेंगे कि आप लोगों की वजह से हमारे बच्चे का बहुत अच्छा फ्यूचर बना। तो अभी एक जस्ट हुआ है, हमारी पुरानी स्टूडेंट है इंदु बाहेती, जो कि यहीं पे रहती है प्रतापपुरा में। अच्छा। अब वो शादी के बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गई है, तो वो मायके आती है यहाँ पे। तो 2 साल पहले उसने अपने बेटे को छुट्टियों में जब आती थी 1 महीने पढ़ने भेजा था, तो वो काफ़ी सेटिस्फाई हुई। फिर पिछले साल उसने अपनी बेटी खुशी को भेजा मेरे पास में, और उसका मैथ्स वीक था और वो 9th में थी। अच्छा। तो उसको मैंने लगभग 1.5 महीने पढ़ाया हमारे बच्चों के साथ में ही, जो कोचिंग के बच्चे आते हैं, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। और अभी जस्ट 1 महीने पहले, मतलब फरवरी के महीने में उसका फ़ोन आया दिल्ली अच्छा। से कि सर आज मेरा रिजल्ट आया और मेरी क्लास में फर्स्ट रैंक है और मैथ्स में मुझे फुल मार्क्स मिले। क्या बात। मतलब सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब बच्चे ने इतनी दूर से अपने को कॉल किया। और जब बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि हमको पढ़ने के बाद में हम में इम्प्रूवमेंट हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है अपने को। बिल्कुल नहीं सही। तो क्या होता है, आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं, जिनको मैं बहुत समझाता हूँ कि देखो बेटा पढ़ लो, तुम्हारे काम आएगा, लेकिन आज से 5-10 साल पहले के बच्चों में और अभी के बच्चों में बहुत फर्क हो गया। बिल्कुल सही। और उसमें सबसे जो मेन कारण मैं मानता हूँ कि मोबाइल ने आज बच्चों का फ्यूचर बहुत खराब करके रखा है। सही है, डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीज़न मोबाइल है। तो सर जब
आपने कोचिंग शुरू की, मतलब एज अ टीचर आपने इस प्रोफेशन में आए, तब उस समय एजुकेशन सिस्टम कैसा था? एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा ही था, मतलब अब ऐसा एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है कि अपन क्या बोले इस बारे में। अच्छा, तो उस समय मतलब आपने जब शुरुआत करी तो हम्म। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? एज अ टीचर हाँ, जब कोचिंग आपने शुरू की तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? चैलेंजेस मेन वो कि बच्चे जैसे सिंसियर नहीं रहते उस समय भी। एक्चुअल में होता क्या था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे आते थे, तो जो सिंसियर बच्चे थे वो बाहर कोचिंग लेना जाते थे, इंदौर जाता हो था। या फिर दिल्ली हो। अच्छा, बड़े शहरों में और जाते जो थे। सोचते थे कि हमको बुरहानपुर में रहकर ही करना है या हमको शॉप पे बैठना है, हम्म। तो ऐसे बच्चे आते थे कोचिंग पे, तो इस कारण वो बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं दे पाए। अच्छा, मतलब अपना शहर से बड़े शहरों में बच्चे मूव कर जाते थे क्योंकि कोचिंग वो के वहाँ हिसाब पर से। कोचिंग ज़्यादा अच्छी मिलती है ना, जो एक्चुअल में सिंसियर बच्चे रहते हैं तो वो यहाँ पे नहीं रहते, वो बड़े शहरों में कोचिंग के लिए चले जाते हैं। वहाँ उनको माहौल और कॉम्पिटिटिव वहाँ ज़्यादा अच्छा मिलता है, ज़्यादा। सक्सेस भी मिलती है उनको फिर। बिल्कुल सही। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि कुछ बचपन का ऐसा इंसिडेंट जब आपने कोई किसी प्रकार की शरारत वगैरह की हो तो थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ, जैसे गुस्सा आता है कई बार, तो बचपन में गुस्सा आता था मुझे भी तो एक बार किसी बात पे गुस्सा आने पे मैंने जो गोदरेज की अलमारी रहती है उसकी चाबी को नाली में डाल दिया अच्छा। था फिर डांट भी पड़ी, लेकिन अब वो, और एक्चुअल में जब मैं आज सोचता हूँ कि बच्चों को इसी बात पे हम डांटते हैं हाँ, कोचिंग पे कि ज़्यादा मस्ती नहीं करना है, शरारत नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो घर की बात थी ना, मतलब। घर की बात है, हाँ। सही है। और ऐसा कोई इंसिडेंट स्कूल का आपका रहा हो जहाँ आपने कोई मस्ती करी हो स्कूल में? हाँ, स्कूल में भी कई बार हमने, एक बार भारत मैदान में ही हमने दो तीन दोस्तों ने छुट्टी होने के 15-20 मिनट पहले ही घंटी बजा दी थी स्कूल की, अच्छा। तो सारे बच्चे, फिर छुट्टी हो गई, फिर दूसरे दिन टीचर ने हमको डांटा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपने जो शरारत करी वो अगले दिन आप पकड़ा गए? हाँ, तो वो तो टीचर को मालूम पड़ गया था ना कि किसने करी ये सब चीज़ें अच्छा अच्छा। मतलब बचपन, चाहे आज आप किसी भी लेवल पर पहुंच गए हो, बचपन में हर व्यक्ति हाँ, शरारत एक करता जैसे ही ही है। रहता है, शरारत करता हाँ, ही करता है। ही है। तो हमें भी बच्चों को जो है शरारत करने देने का मौका देना चाहिए ताकि बच्चा खुल पाता है। कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आपको याद हो, जो आपको लगता हो कि थोड़ा सा? यूसी मास में जैसे कि इंदौर में क्या होता है, हर साल स्टेट लेवल कंपटीशन होता है, तो वैसे बिल्कुल। ही फिर मैंने वहाँ देख के यहाँ पर हमने बुरहानपुर में भी एक बुरहानपुर लेवल कंपटीशन स्टार्ट किया। अच्छा। तो 2007 या 8 की बात होगी, जब सेकंड कंपटीशन था, तो उसमें हम्म। गगन चतुर्वेदी एक बच्चा है बहुत अच्छा, हम्म। तो उसको कुछ भी नहीं मिला, मतलब अच्छा उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। अच्छा। तो फिर वो उसकी मम्मी आए को अपने सेंटर पर आए और बोला कि सर और मैम, मेरे बच्चे का तो पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन इसको कोई ट्रॉफी नहीं मिली है, तो हम्म। इसका पेपर ज़रा देखना फिर से। तो नॉर्मली चेकिंग में गड़बड़ होती नहीं है, लेकिन हर्षना ने फिर पेपर देखा उसका। नाम नहीं लिखा हाँ, उसने एक्चुअल में नाम नहीं लिखा था अपना। अच्छा, आंसर शीट नाम, पे नाम हाँ, लिखना नाम भूल लिखना लेट आया लेट आया था वो, तो नाम लिखना भूल गया। गया। और अच्छा। जब उसकी वो कॉपी पेपर खोल के चेक किया तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे। ओहो। तो हमको फिर उसके कॉन्फिडेंस पे, उसकी मम्मी के कॉन्फिडेंस पे, बच्चे की कॉन्फिडेंस पे बहुत मतलब अच्छा लगा। हम्म। फिर उसको हमने ट्रॉफी दी, और वो पहला बच्चा था जो बुरहानपुर से मलेशिया गया और ट्रॉफी लेके क्लास आया। फर्स्ट में था। और उस समय वो क्लास फर्स्ट में था, बहुत छोटा था बच्चा। इंटरनेशनल लेवल पे गया वो। हाँ, इंटर मतलब बुरहानपुर से पहला बच्चा था जो इंटरनेशनल लेवल पे गया, बड़ी ट्रॉफी लेके आया। मुझे बताइए, बुरहानपुर में यूसी मास लाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? एक बार मैंने 2005 की बात है, दैनिक भास्कर में एक ऐड देखा, अच्छा। तो मुझे वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, एक छोटा सा ऐड था। हम्म। फिर कुछ दिनों बाद जब हम इंदौर गए, तो मैंने मेरी बेटी चारू को भेजा वहाँ पे। अच्छा। मतलब मैंने बात करी और क्लास में भेजा कि ये क्या होता है, कैसे होता है। हम्म। तो उसने 2-3 दिन सीखा, अच्छा। और वहाँ पे जब मुझे डेमो दिया बच्चों का, तो वो देख के मैं मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि बच्चे बिना कैलकुलेटर के इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर लेते। हम्म। मतलब मुझे आज भी अपनी वो स्थिति याद है कि मैं खुद मतलब बच्चों को शौक। मैथ्स पढ़ाता हूँ, हम्म। और बच्चे ने ऐसे फटाफट आंसर दिए उसके। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि बुरहानपुर में मैं बच्चों के लिए लाऊंगा। फिर मैंने मेरी बेटी को भेजा, उसने सीखा 2-3 दिन। फिर हमने बुरहानपुर के लिए फ्रेंचाइजी ली, और फिर
हर्षना मैम ने उसकी टीचर की ट्रेनिंग ली हम्म। और फिर हमने यहाँ पे शुरू किया उसको। अच्छा, मुझे बताएं, जब बुरहानपुर में आप यूसी मास लेकर के आए, जो कि एक नया कंसेप्ट है, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए? चैलेंज तो बहुत सारे थे ना, क्योंकि फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स जिनके कि मायका या रिलेटिव्स बॉम्बे में या इंदौर में या फिर और बड़ी सिटी में रहते थे, तो वो यूसी मास से फेमिलियर थे। अच्छा। मतलब अबाकस कोर्स से वो फेमिलियर थे कि ऐसा कोई कोर्स होता है। अच्छा। और जब उनको मालूम पड़ा कि ऐसा कोई कोर्स बुरहानपुर में आ रहा है, हम्म। तो उन्होंने अपने बच्चे को भेजा। लेकिन फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स स्टार्टिंग में तो कई को लगा कि ये कोई, सबने बोला कि यूसीमा जो है वो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, तो उनको लगा कि ये कोई मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। अच्छा, कई बार अपने को ऐसा आया भी था कि बोले साइकोलॉजी में चले हाँ गए कि वो। हमारे बच्चे को कुछ कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो क्या ठीक हो जाएगा। हम्म। तो ऐसी गलतफहमी भी हुई। हम्म। फिर यहाँ पे इंदौर से आके बच्चों ने डेमो दिया, फिर हमने स्टार्ट किया। तो पहली बैच आपकी यूसी मास के कितने बच्चों की थी? पहली बैच लगभग 10 बच्चों की थी। अच्छा। तो उसमें भी हमारे कमिटमेंट ने, मेहनत ने, और सबसे मेन हर्षना ने जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया, जो मेहनत करी, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो धीरे 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 बच्चे बढ़ते गए उसके अंदर। और उसमें बहुत सारे बच्चों ने ना केवल वर्ल्ड में जाके ट्रॉफियाँ जीती, बल्कि अपने स्कूल एजुकेशन में भी अच्छी रैंक लाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सक्सेस प्राप्त करी। थोड़ा सा मुझे आप डिटेल में बताएंगे यूसी मास क्या होता है? यूसीमास यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल अरिथमेटिक सिस्टम। अच्छा। इसमें क्या होता है कि अबेकस के थ्रू बच्चों को अरिथमेटिक मैथ सिखाते हैं। उसमें अपन फिंगर का यूज करते हैं। तो साइंटिफिक रीजन ये होता है कि जब अपन दोनों हैंड का यूज करते हैं तो अपने ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। तो ये दोनों एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले बच्चे का अरिथमेटिक मैथ्स काफी इंप्रूव होता है, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा, स्पीड विथ एक्यूरेसी आएगी, बच्चे की लिसनिंग स्किल अच्छी होगी, बच्चों की मेमोरी शार्प होगी, और इन सब से क्या होगा कि बच्चा स्कूल की पढ़ाई में बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, मतलब एक कोर्स के काफी सारे बेनिफिट्स। हाँ, मतलब केवल मैथ्स नहीं है, जैसे कई पेरेंट्स होते हैं ना कि यूसी मास केवल मैथ्स का कोर्स है, ऐसा नहीं है। जब बच्चे की लिसनिंग स्किल बढ़ेगी तो वो उसको स्कूल के, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, सब में काम आएगा। बिल्कुल। ये यूसी मास जो होता है ये किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए होता है? नॉर्मली 5 से 13 साल। हम 5 यही से बोलते हैं 13 कि हाँ, जितनी छोटी एज के बच्चे को जॉब ज्वाइन करेंगे उतना ही बच्चे को बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर। अच्छा, इसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है कोर्स टोटल की? ड्यूरेशन लगभग 3 साल। लगभग 3 हाँ, साल। इसमें 8 लेवल होते हैं। जैसे स्कूल में कैसे होते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो इसमें अच्छा। अप्रोक्सीमेट 4 मंथ के लेवल होते हैं और 3 साल में पूरा कोर्स हो जाता है। अच्छा। अब जैसे अगर हम बच्चों के अचीवमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले गगन चतुर्वेदी, हम्म। जो 2008 में मलेशिया गया और उसने वहाँ से बड़ी ट्रॉफी लाई। चैंपियन। फिर हाँ, फिर 2012 में 2010 की 12 में रजत। रजत दलाल गया, हम्म। तो उसने मलेशिया में चैंपियन की ट्रॉफी लाई। और सबसे बड़ी बात कि रजत ने जब चैंपियन की ट्रॉफी लाई यहाँ पे, तो उसके इस अचीवमेंट पे यहाँ पे उसको ताप्ती रत्न अवार्ड मिला। मतलब ये अच्छा, बहुत बड़ी बात बुरहानपुर है। के हाँ, द्वारा बुरहानपुर भी- के द्वारा, मतलब एक समिति है जो कि हर साल यहाँ पे ताप्ती रत्न अवार्ड देती है। तो उसने रजत दलाल को यूसी मास में जो अचीवमेंट मिला उसको वर्ल्ड में, जो तो वर्ल्ड ताप्ती में। रत्न। हाँ, उसके फिर लिए- उसके बाद में कब हुआ था, 2014 या 15 में दिल्ली में हुआ, तो उसमें 3 बच्चे चैंपियन बने। बुरहानपुर से। हाँ, धैर्य सुखवानी, प्रतीक्षा चक्रवर्ती और ओम सुखवानी। अच्छा। फिर उसके बाद में 2018 में और 2019 में रजत पोद्दार, वो 2 बार मलेशिया जाके चैंपियन बन के आया। क्या बात। यूसी मास करवाने से बच्चों को क्या फायदा होता है? जैसे अभी सर ने बताया कि कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है बच्चे में, मेमोरी पावर शार्प होती है। तो यूसी में सिर्फ मैथ्स का कोर्स नहीं है, इट इज अ स्किल डेवलपमेंट कोर्स। स्किल डेवलप होती है बच्चे। बिल्कुल, आजकल ज़रूरी भी हो गया कि बच्चों में कुछ स्किल्स भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, अभी तक यूसी मास के कितने बच्चे अपने यहाँ से पास आउट हो यूसी गए? मास में जैसे अभी हमारे यहाँ पर 2 सेंटर है, एक जड़ियावाड़ी राजपुरा में, दूसरा इंदिरा कॉलोनी में। दोनों मिला के लगभग 2100-2200 बच्चे पढ़ चुके हैं अच्छा। इसमें। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अचीवमेंट किए। जैसे अभी मैंने बताया कि ट्रॉफी ली, ये ली। अभी जस्ट की बात करूँ मैं तो लास्ट ईयर ही क्या नाम है, तेजस सिंह कीर, जो कि मैक्रोविजन में पढ़ता है, और वो 10th क्लास में पूरे बुरहानपुर में टॉप रहा। अच्छा, यूसी मास का स्टूडेंट है। वेरी गुड। फिर ऐसे ही अभी 10 दिन पहले ही IIT जी का मेन का रिजल्ट आया,
तो उसमें केशव लोहिया और पर्व कापड़िया दोनों ने 99 परसेंटाइल लिए। क्या बात है, ये 10 दिन पहले की बात है। बहुत बढ़िया। मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चे जो देते हैं श्रेय यूसी मास को कि इससे हम मैथ्स के मास्टर बन गए। मतलब इससे ना केवल हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ है, स्पीड बढ़ी है हमारी, जो कि आजकल आईआईटी और जी में बहुत जरूरी है, नीट जरूरी। वगैरह के अंदर, तो उससे उनको काफी बेनिफिट मिला सबसे। बहुत बढ़िया। और यूसी मास लेवल पे अपने बुरहानपुर भी जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हाँ, 2018 में यहाँ के बुरहानपुर के 12 बच्चों को और हम दोनों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला था। क्या बात है, गिनीज बुक मतलब ऑफ ये भी, वर्ल्ड। हाँ, गिनीज बुक का हमारे पास सर्टिफिकेट हम बोल सकते हैं। तो ये किस लिए मिला था, मतलब ये एक्चुअल UC मास में बच्चों को? लार्जेस्ट ह्यूमन हाँ, अबाकस। वडोदरा में कि अहमदाबाद में लार्जेस्ट ह्यूमन अबाकस बनाया था। अच्छा, उसमें अपने बच्चों ने हाँ, पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट किया था इसमें। बहुत बढ़िया, बुरहानपुर के लिए गौरव की गौरव बात की है। बात है ना। बिल्कुल गौरव की बात। और ये मतलब आप दोनों को वो श्रेय जाता है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट हाँ, बुरहानपुर में मतलब ये लेकर। बोले कितने बच्चों के पास है आज बुरहानपुर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट। बिल्कुल सही। सर, आप कोचिंग में बच्चों को किस तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं? देखिए, कोचिंग में हम सबसे पहले तो जैसे हर सब्जेक्ट के टीचर अलग है यहाँ पे नॉर्मली। जैसे समझ लो मैथ्स है, तो मैथ्स में इस चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 के जो टॉपिक है पूरा बोर्ड पे समझाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम्म, फिर उस टॉपिक का टेस्ट लेंगे, चाहे वो फिर साइंस में हो, इंग्लिश में हो, वो सब्जेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर टेस्ट लेंगे, बराबर चेक करके देंगे बच्चों को। फिर ये बताएंगे कि बच्चों ने वहाँ क्या क्या मिस्टेक करी है, अच्छा। तो वो भी बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पे समझाते हैं। हम्म, और फिर बच्चों को घर पे थोड़ा सा होमवर्क भी मिलता है। अच्छा। तो जो बच्चे सिंसियर है, प्रॉपर होमवर्क करते हैं और डिफिकल्टीज पूछते हैं सबसे मेन, तो उनमें 100% इंप्रूवमेंट होता ही होता है। बिल्कुल सही। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, अच्छा 8, 9, 10 को। अच्छा, 8, 9, 10 को आप मैथमेटिक्स पढ़ा हाँ। देंगे। बहुत बढ़िया। मैम, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को? मेरा सोशल और इंग्लिश है। सोशल और इंग्लिश। तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा नर्चरिंग आप ही की तरफ से मिलती है। जैसे मेरे भी बच्चों ने आपके पास में कोचिंग ली है, उसके हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि काफ़ी अच्छे से बच्चों को सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप किस तरह से बच्चों को नर्चर करते हैं और किस तरह से उसका फॉलोअप लेते सबसे हैं? मेन कंसेप्ट पूरा अच्छे से करवाते हैं। इवन ग्रामर भी हो तो कंसेप्ट अच्छे से करवा देते हैं। फिर आप यदि बुक नहीं भी लेंगे, नहीं भी एक्सरसाइज कराएंगे, तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बच्चा बुक की एक्सरसाइज खुद कर लेगा। बिल्कुल। सोशल में भी ऐसी है, एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करा देते हो तो बच्चों को याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो फिर क्वेश्चन आंसर्स वो खुद ही लिख लेते हैं अपने मन से। अच्छा, जैसा आप इंग्लिश और सोशल पढ़ाते हैं, सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट के लिए अपन ने कोई टीचर हायर करे हुए हैं? हाँ, मतलब अपन 1 to 10 की कोचिंग देते हैं, उसमें लगभग सभी सब्जेक्ट अपन कवर करते हैं अपने यहाँ पर। तो किस तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं, थोड़ा सा समझाएंगे कि यहाँ पर अपन मंथली टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। हाँ, मतलब सर ने जैसे जस्ट अभी बोला था कि कंसेप्ट समझा दिया, उसके बाद में हमने टेस्ट ले लिया, फिर टेस्ट के मार्क्स ग्रुप पे डलते हैं, सारा व्हाट्सएप ग्रुप बना टेस्ट तो हुआ जैसे है। वीकली हो जाते हैं, हाँ। मंथली वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट होते हैं। ग्रुप पे सारे मार्क्स जाते हैं, बच्चों का क्या वीक पॉइंट है वो पेरेंट्स को कॉल करके बताया जाता है कि ये वीक पॉइंट है। तो जो कॉन्शियस पेरेंट्स है वो बराबर अपना ध्यान रखते हैं। और पेरेंट्स के साथ में भी मीटिंग करते हैं बिफोर हाँ। एग्ज़ाम वगैरह? मीटिंग होती रहती है। मीटिंग होती रहती है। मतलब आप पेरेंट्स को अगर करते रहते हैं कि आपका बच्चा हाँ। किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या फ़ोन progress- करके या मीटिंग करके, साल में 2 बार मीटिंग होती है, 1 बार मीटिंग होती है, अच्छा। और कॉल करके तो बोलते ही रहते हैं। बिल्कुल। यदि बच्चा नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, वैसा भी कॉल जाता है। अच्छा, एब्सेंट है किसी कारण तो। अभी तक अपने पास से कितने बच्चे पास आउट हो गए होंगे अभी कोचिंग के? अभी तक कोचिंग पे लगभग 3000 अप्रोक्सीमेट। 3000 प्लस बच्चे हाँ, पास आउट प्लस पास आउट हो गए। पता हमारा मेन एम क्या है कि बच्चों का फाउंडेशन मजबूत हो। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे अच्छे तो परसेंटेज लाए ही, लेकिन परसेंटेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका फाउंडेशन अच्छा हो। इसलिए हमने मतलब पूरा ये ध्यान देते हैं कि बच्चे अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, रटे नहीं, समझे सब्जेक्ट को। इसलिए हमने हिंदी और संस्कृत के लिए भी टीचर अपॉइंट करी जो हम नहीं पढ़ा सकते हैं। साइंस के लिए अलग टीचर है,
फिर बड़ी क्लास के लिए सोशल के लिए अलग टीचर है, हम्म, और पूरी मतलब क्लास वाइज है यहाँ पे पूरा के पूरा। बिल्कुल। और बच्चों को मिक्स नहीं करते हैं, हम्म, जैसे हम केवल सीबीएसई लेते हैं, एमपी बोर्ड नहीं लेते हैं। अच्छा। नॉर्मली मतलब है कि हर क्लास के हिसाब से भी आपकी बैच बनती होगी, कितने स्ट्रेंथ की बैच हाँ, होती है? मतलब वो अब डिपेंड करता है, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 सबकी सेपरेट बैचेस है। हम्म। किसी में 15 बच्चे, किसी में 20, किसी में 12 ऐसे रहते हैं। जब आज आप अपने में पढ़ाए हुए बच्चों को लाइफ में सक्सेसफुल देखते हैं तो कैसा फील होता है? बहुत खुशी होती है, वो तो सवाल ही नहीं उठता है। और स्पेशली जब बच्चे अपनी शादी की पत्रिका देने कभी खुद आते हैं तो और खुशी होती है। बहुत से अच्छा काम तो सब करते हैं, लेकिन एक काम के साथ में सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, वो वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वही जो है एक अच्छी फीलिंग देता है, सेटिस्फेक्शन जो होता है देख करके कि सही है। जैसे अभी रिसेंटली आपकी बेटी खुशी को देख के भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब उसने यहाँ से यूसी मास का पूरा कोर्स किया बिल्कुल। और कोचिंग पे भी आती थी वो। तो मतलब उसने एक डिफरेंट फील्ड ली, बहुत अच्छी फील्ड ली। कई बार क्या होता है, हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन हम बच्चों को बोलते हैं कि आज बहुत सारी फील्ड है और तुम जो भी फील्ड लो उस पर मेहनत करो। अब जैसे खुशी से बात हुई तो उसने बोला कि मैं जर्नलिज्म वाली फील्ड में हो या ये वाली जो फील्ड में हो उस पर अच्छी से मेहनत कर रही हूँ और उसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल तो बहुत खुशी होती कि चलो बच्चा अच्छा कर रहा है और सक्सेस है उसमें। सही है। क्या कभी सर ऐसा हुआ हो कि किसी वीक स्टूडेंट ने उस सक्सेस से आपको सरप्राइज किया हो? हाँ, हुआ है, पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ है। पहले का तो मुझे इतना ध्यान नहीं है अभी, लेकिन रिसेंटली एक बच्ची है खुशी, जो कि 8 में है, खुशी पारिक। अच्छी बच्ची है लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर है। अच्छा। लेकिन जब से वो आई है धीरे धीरे उसने अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया, और सबसे मेन उसमें पढ़ने की जिज्ञासा है, पढ़ने की लालसा है। वो मुझसे मैथ्स की इतनी डिफिकल्टी पूछती है कि कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ उसको हर डिफिकल्टी, और अच्छा लगता है कि उसने बहुत इम्प्रूवमेंट किया। मतलब मैथ्स में उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। अच्छा। तो उसका एग्जाम्पल देके बताते कि देखो, अगर तुम्हें पढ़ने की लगन हो, हम्म, अपने आप को वीक मत समझो, सही। इंटरेस्ट लो पढ़ने के अंदर। तुम जितने डाउट्स क्लियर करोगे तुम में उतना ही इंप्रूवमेंट होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि डाउट्स पूछने में हिचकते हैं, तो वैसा सही। नहीं करना चाहिए। सही हो। मतलब अपन कोचिंग पे आते ही इसलिए ना कि भाई अपने को प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज है। अब अगर तुम डिफिकल्टी सॉल्व ही नहीं करोगे तो फिर इंप्रूवमेंट कैसे होगा? सही है। कहीं ना कहीं वो जो झिझक रहती है ना, वो फाउंडेशन में हाँ। अड़ जाती है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो पाता उसके कारण। आज के स्टूडेंट और पहले के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस लगता है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। स्टूडेंट दोनों टाइम पे सिंसियर थे, पहले भी थे बहुत सारे, लेकिन परसेंटेज अभी कम हो गया सिंसियरिटी का। अच्छा। और पेरेंट्स का भी बोलना चाहूँगा कि मैं पेरेंट्स पहले भी थे सिंसियर, अभी भी थे, लेकिन पहले कैसा था कि बच्चे पेरेंट्स से डरते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा उल्टा है, पेरेंट्स डरते बच्चे से अच्छा। कि बच्चों को ज़्यादा बोलना नहीं, बच्चों को स्ट्रेस देना नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चों, देखिए मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल अगर अपन अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर गलत चीज़ों में डाइवर्ट हो जाएंगे। सही है। और पेरेंट्स के डरते कि नहीं, हम बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, हमको ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों को मेहनत तो करना पड़ेगी। और सबसे मेन जो पहले और आज में डिफरेंस है, मोबाइल का है। हम्म, आज कोई बच्चा छोटा है, भले वो 6 में हो, 7 में हो, हर बच्चे के पास में पर्सनल मोबाइल है। पर्सनल। मतलब मोबाइल में उसको सिर्फ दिखता है इंटरटेनमेंट और पढ़ाई लगती है बोरियत। बिल्कुल सही। तो मोबाइल ने बच्चों का बहुत नुकसान किया, मतलब बच्चों का कंसंट्रेशन एक तरह से खत्म कर दिया उसने। सही है। अब जैसे बहुत सारे देशों में हो रहा है कि 12-13 साल तक के बच्चे के सोशल मीडिया पे बैन लगा दे, तो अपने आप भी ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए। सरकार ने, सही है। अभी अपने यहाँ लेटेस्ट जो है हैदराबाद में इम्प्लीमेंट किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है सोशल मीडिया पे बैन किया जा रहा है। अभी रिसेंटली 8 दिन पहले की बात है। लेकिन अपने आप बहुत मुश्किल है। आज के हिसाब से बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बच्चों को मैं हमेशा बच्चों को जब भी पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो यही बोलते हैं बच्चों को कि जैसे तुम्हारी बॉडी क्लास में है, चाहे वो स्कूल में हो या किसी भी कोचिंग पर हो, तो जब तुम्हारी बॉडी वहाँ पर है तो तुम जो अपना ऊपर का ऐसा दिमाग भी वहीं पर रखो। जो भी टीचर पढ़ा रहा है, स्कूल में हो, कोचिंग पर हो, पूरे ध्यान से समझो। होता क्या है कि हर चीज़, चाहे मैथ्स का हो, साइंस का हो, सोशल का हो, बच्चे की दो दो जगह पर होती है, स्कूल पे भी होती है और कोचिंग पर भी होती है। सही तो है। अगर एक कोई बच्चा दोनों जगह ध्यान से पढ़ेगा
तो उसको घर पे बहुत कम मेहनत में उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बच्चे अधिकतर करते क्या है कि कंसंट्रेशन रखते ही नहीं है, मतलब ध्यान नहीं देते। स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो स्कूल में कोचिंग में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो सबसे मेन वही है कि अगर बच्चा ऐसा करना शुरू कर दे तो वो कम समय में कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट दे सकता है। मतलब बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है। हाँ, मैक्सिमम बच्चों का ऐसे ही रहता है। मतलब या तो वो एक दूसरे की तरफ देखेंगे या कुछ और हरकतें करते रहेंगे। बहुत बार मैंने नोट किया, बच्चों को बोला कि देखो मैं यहाँ कुछ समझा रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान दो। सही है। जैसे आपको लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए हाँ, हैं टीचिंग 30। प्रोफेशन में, तो आज के समय का युवा अगर इस प्रोफेशन में आना चाहता है तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम में और एक जो यंग बच्चा आएगा तो दोनों में पढ़ाने के तरीके में बहुत फ़र्क रहेगा। वो उल्टा और हमसे अच्छा पढ़ाएगा, क्योंकि वो जो जनरेशन गैप रहता है ना, वो दोनों में कम आएगा, बिल्कुल। स्टूडेंट में और उसके अंदर। और वो नए नए तरीके से पढ़ाएगा, और सही, जो हम शायद नहीं पढ़ा सकते। नए आइडियाज, नए आइडिया से और अच्छे से पढ़ाएंगे वो। बिल्कुल सही है। अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो एग्ज़ाम के प्रेशर को बच्चों ने किस तरह से हैंडल करना चाहिए? एक तो जो अपन हमेशा बोलते हैं वही चीज़ है, और दूसरा एग्जाम के टाइम पे नींद अच्छे से लो, खाने पीने पे ध्यान रखो, तला वगैरह नहीं खाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। कई बार क्या होता है कि बच्चे सब चीज़ तो कर लेते हैं लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखते नहीं है, बीमार पड़ जाते हैं। तो जो फिर अपन ने साल भर मेहनत करी है, फिर वो एग्जाम के टाइम पे नहीं होना चाहिए। यानी एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है, फ्री माइंड से एग्जाम दोगे तो पेपर अच्छे जाएंगे। और पॉजिटिविटी। हाँ, और पूरा रखना है पॉजिटिविटी, रखना है अपने में कॉन्फिडेंस कि नहीं मैंने मेहनत करी है, मेरे पेपर अच्छे जाएंगे। आप हमारी ऑडियंस के को एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे कि आज के समय के हिसाब से स्टूडेंट को, टीचर को और पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो टीचर ले लेते हैं, क्योंकि हम टीचर ही है, कि जो भी बच्चे आ रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ाए, है ना। उसको पूरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, उसका टेस्ट ले। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बच्चे से बात करें और उनके पेरेंट्स से बात करें। और पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो बच्चा किससे बात करता है। एक्चुअल में आज ने मोबाइल पे सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है, तो कई बार बच्चा गलत चीज़ में भी डाइवर्ट हो सकता है। सही। तो उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, थोड़ा अगर वो ध्यान रखेंगे, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा टाइम पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो उनका बच्चा बिगड़ेगा नहीं। बिल्कुल। और बच्चों के लिए तो वही है सबसे मेन चीज, बॉडी के साथ में माइंड भी अपना प्रेजेंट रखे और टीचर के साथ में वो कोऑपरेट करे। जैसे मैंने अपना देखा है कि जब मैं बच्चों को समझाता हूँ, स्पेशली 9th और 10th के बच्चों को, तो वो मतलब अपने टीचर को दुश्मन समझने लगते हैं, जो भी उनको समझाता है। यही चीजें मुझे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हम उसको समझा ही नहीं पाते, बोले कुछ चीज। मतलब अगर हम कुछ समझा रहे तो तुम्हारे अच्छे के लिए समझा रहे हैं, बिल्कुल, कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो। पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई करो, और बाकी जब तुम क्लास से बाहर जाओ तो उस समय तुम मस्ती करो, दूसरी एक्टिविटी करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सही। लेकिन तुम अगर क्लास के अंदर रह के अगर मस्ती करोगे, दूसरी एक्टिविटी करोगे, तो तुम्हारा वो टाइम जाएगा। मैं सबसे मेन बच्चों को बोला कि जो फीस है वो तुम्हारे पेरेंट्स दे रहे हैं, लेकिन आज एक जो टाइम जो तुम दे रहे हो वो सबसे मेन, इतना टाइम तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। एक बच्चा आज कम से कम 10 घंटे स्कूल प्लस कोचिंग प्लस पढ़ाई को देता है ना। तो सोच लो कि वो साल भर में कितना टाइम अपने एजुकेशन को देता है। बिल्कुल। तो अगर वो इस टाइम का प्रॉपर यूज नहीं करेगा तो इतना इंपॉर्टेंट टाइम उसका पर्सनल जा रहा है। तो सबसे सही। मेन अपने टाइम का यूज करो और अपने पेरेंट्स के पैसे का पॉजिटिव यूज करो, तो सब चीज अच्छी होगी। बिल्कुल सही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारी ऑडियंस को दी, प्लस आपने आपकी जो जर्नी शेयर करी हमारी ऑडियंस के साथ में, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हमारी तरफ से भी विशाल जी आपको और खुशी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आपने इतना समय दिया हमको, और मतलब हमको इस योग्य समझा कि ये लिया हमारा इंटरव्यू। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।